अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। रावलपिंडी डिवीजन के MNAs हार रहे थे, उन्हें 70-70 हज़ार की लीड से वो हार रहे थे और उन्हें जितवाया गया और मुल्क से खिलवाड़ किया गया। रावलपिंडी में इंतखाबी धांधली का जिम्मेदार हूं। इस धांधली में मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस भी मुलव्विस थे। मेरे साथ उनको भी सजा दी जाए। कि होशरुबा इंकशाफात से भरपूर इल्जामात आज रावलपिंडी डिवीजन के कमिश्नर ने लगाए हैं, जिन्होंने न सिर्फ पूरी इंतखाबी अमल को मशकूक बना दिया है, वहां मुल्क के सियासी मंजरनामे पर नया भूचाल बर्पा कर दिया है। मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका, मैं अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफा दे रहा हूँ। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 MNA की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70-70 हज़ार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरे लगा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें और वो नहीं करना चाह रहे। मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि आपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सुहा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। कि मैं ये सारी इस गलत कारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से खोले गए इस पेडोरा बॉक्स पर शदीद सियासी और इंतजामी रद्द अमल आ रहा है। सबसे पहले तो लियाकत अली चट्ठा को भी हिरासत में लिए जाने और कमिश्नर रावलपिंडी के दफ्तर को सील किए जाने की इत्तलात है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर मुशावरत की और कुछ देर पहले यह फैसला किया कि आज खुद नोटिस नहीं लिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक 19 फरवरी को पहले ही समाअत के लिए मुकर्रर है ये मामला और इस मुकदमा में ही कमिश्नर रावलपिंडी के पहलू का भी जायजा लिया जाएगा। ताहम चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने इब्तिदाई मौक़िफ़ में इन इल्जामात की सख्ती से तरदीद की और सबूत सामने लाने का मुतालबा कर दिया है। इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। भाई आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भाई इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने भी एक प्रेस रिलीज जारी करके इन इल्जामात की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन के किसी ओहदेदार ने नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कभी भी कोई हिदायत जारी नहीं की। जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने भी एक बयान जारी करते हुए कहा है कि कमिश्नर रावलपिंडी ने इंतखाबात में धांधली से मुतालिक झूठ बोला है, वो इन इल्जामात की तरदीद करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बकौल उनकी कमिश्नर रावलपिंडी से इंतखाबात के मामले पर कभी कोई गुफ्तगू नहीं हुई। सिकंदर सुल्तान राजा ने मजीद कहा कि किसी भी डिवीजन का कमिश्नर ना हो, ना तो RO या DRO या प्रिजाइडिंग अफसर होता है और ना ही इलेक्शन के कंडक्ट में उसका कोई बराह रास्त किरदार होता है। ताहम इलेक्शन कमीशन इस मामले की जल्द अज जल्द इंक्वायरी करेगा। पिंडी कमिश्नर के इन इल्जामात का वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी नोटिस लेते हुए मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। बज़ाहिर कमिश्नर के इन इल्जामात ने धांधली की दुहाई देने वाली जमातों को और भी ईंधन फराहम कर दिया है और तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाजी महाज मजीद गर्म कर दिया है। और में तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया गया। जबकि PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा को भी कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया, ताहम बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। कारकुनान तो गिरफ्तार हो रहे हैं, क्या आपके लीडरान जो है वो भी गिरफ्तारी देंगे? बिल्कुल देंगे, आराम से। इस इलेक्शन पर जो सवालिया निशान उठा है, मेरी ये दरख्वास्त है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाते हुए तमाम नताइज को दुरुस्त किया जाए। बड़ा अनोखा इलेक्शन था, गूगल भी परेशान है कि रिजल्ट क्या है। मैं तो यही कहूँगा कि जो 47 है वो जीत गया, 45 हार गया। इलेक्शन कमीशन का कमाल है कि 47 पहले बन गया था, 45 बाद में है। जो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करेगा वो बन जाएगा। क्योंकि तहरीक इंसाफ को पिंडी कमिश्नर के इल्जामात से धांधली से मुतालिक अपने बयानियों को मजीद तकवीयत देने का मौका तो मिल गया है। ताहम दीगर जमातें बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून इन इल्जामात को ज्यादा खातिर में नहीं ला रही, उल्टा कमिश्नर रावलपिंडी की जहनी हालत पर शक का इजहार किया जा रहा है या फिर उनके खानदान में कुछ मसाइल से मुतालिक मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है। ये ज़मीर जागने वाली जो फैक्ट्री है कि पता कोई नहीं हमारे से जाग जाए, किसी और में से जाग जाए। चट्टा साहब ने क्योंकि 18 तारीख को या 10 तारीख को उनकी रिटायरमेंट थी,
तो उससे पहले हीरो बनने की कोशिश की है। इन्वेस्टिगेशन ये होनी चाहिए कि जो फॉरेन इनके दोस्त हैं, फॉरेनर्स हैं, जो इनकी फैमिली में से फॉरेनर्स हैं, मैं मुल्क का नाम नहीं लेता, उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उनके कहने पे कितने पैसे लिए गए। आपने न्यूयॉर्क जाके देना है, आप न्यूयॉर्क जाके अपने सबूत दे दें। वॉशिंगटन जाके देना है, वॉशिंगटन जाके सबूत दे दें। सबूत तो दे यार। और मैं एक और भी बात कहना चाहती हूँ, ये जो कमिश्नर साहब है ना, इनको फौरी तौर पर ECL पे डाला जाए। इसी तमाम सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब से, जबकि आगे चल के हमारे साथ ख्वाजा आसिफ साहब भी मौजूद होंगे और तहरीक साहब के सेक्रेटरी इत्तलात से भी हम बात करेंगे। आमिर मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताएं कि तहरीक साहब पहले ही इंतखाबात के नताइज के ऊपर जो है शक का इजहार कर रही थी, धांधली के इल्जामात लग रहे थे कि उनकी जीती हुई सीटों को शिकस्त में तब्दील किया गया है, और यही बातें आज कमिश्नर रावलपिंडी ने भी की है। तो ये जो इलेक्शन के अंदर धांधली के तहरीक इंसाफ के इल्जामात थे, उसे तो ठीक ठाक आज एक जो है तकवीयत दे दी है कमिश्नर रावलपिंडी के इन इल्जामात ने। ये जो साहब हैं, जो कमिश्नर रावलपिंडी थे, लियाकत चट्टा, इनकी जो गुफ्तगू है, सबसे पहले उसका एनालिसिस करना होगा। ये कुछ साइकोपैथ लगते हैं, खुदकशी की बातें कर रहे हैं, फांसी लेने की बातें कर रहे हैं, और इनकी रिटायरमेंट थी 13 मार्च को। इलेक्शन के 3 रोज बाद 12 फरवरी को इनका प्रमोशन बोर्ड बैठा था ग्रेड 20 से 21 में प्रमोशन के लिए, जिसमें इनकी प्रमोशन नहीं हो पाई। इनकी जो केस है वो फाइल रिजेक्ट कर दी गई थी। उसके बाद इनको अचानक इलेक्शन के 10 रोज बाद ये ख्याल आया कि इलेक्शन में मैंने धांधली करवाई थी और मुझे कौम को बताना चाहिए। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इंक्वायरी कमेटी बनाने का ऐलान किया, और इस मामले के पीछे कौन है जाहिर है, साफ नजर आ रहा है। जिस तरह की गुफ्तगू है, एजेंडा ड्रिवन, एक तो उनकी पर्सनल जो इसमें इंटरेस्ट था वो आ रहा है, दूसरा इनके कुछ सियासी शख्सियात के साथ ताल्लुकात हैं, मियां असलम इकबाल के साथ, उनकी जो हाउसिंग सोसाइटीज और जमीनों का बिजनेस है उसमें भी ये हिस्सेदार हैं। और ये सारी बातें आपको आमिर मीर साहब आज पता चली है कि इनकी ज़हनी हालत भी ठीक नहीं है, ये साइकोपैथ भी हैं, और आप ये कह रहे हैं कि इनके वफादात का टकराव भी है। ये 30 साल सर्विस करके बंदा यहाँ तक पहुंचा है, और ये एक दिन में तो ये ऐसा नहीं हुआ। तो ये चीज़ें पहले आपको नहीं पता थी? जब आप कोई चवल मारेंगे तो पता चलेंगे ना कि साइकोपैथ है। किसी सरकारी अफसर ने, किसी कमिश्नर लेवल के बंदे ने आज तक इस तरह की गुफ्तगू की है? और अगर आप ये सवाल मुझसे कर रहे हैं तो उनसे पूछें जरा जिन्होंने ये बकवास की है कि आपको आज ख्याल आया? 10 रोज सोए हुए थे जब आपका प्रमोशन बोर्ड में हो गया, तब आपको याद आया मैंने धांधली करवाई है। माजरत है, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल की इजाजत हम आपको नहीं दे सकते। ये एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म है, आपके पास अगर कोई दलील है तो आप उससे बात करें। आप वजीर इत्तलात हैं एक सूबे के, आप पर्सनल क्यों हो रहे हैं? आप तो बिल्कुल पर्सनल ले रहे हैं सारे मामले को, लियाकत अली चट्टा को लेके। और ये जोकरों वाली गुफ्तगू है। आप लोग भी तो इनसे नहीं पूछते कि कमिश्नर का क्या ताल्लुक है धांधली के साथ। कमिश्नर का काउंटिंग प्रोसेस से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, ये काम तो डीसी करता है। फिर मसरूफ फरमा रहे हैं मैं टप्पे लगवा रहा था और लगाने वाले रो रहे थे। भाई ये किसी जंगल में बैठे थे, किसी सहरा में बैठे थे, जो कोई ना देख रहा है ना सुन रहा है। अभी आपकी कोई तहकीकात नहीं हुई है, अभी आपने कोई मेडिकल चेकअप नहीं किया, पहले ही आपने जो है एक अपनी राय दे दी कि ये बंदा साइकोपैथ है। साइकोपैथ होता तो पहले पता लग जाता, ये 30 साल से सर्विस में है, और एक ही दिन में आपको पता लग गया। और आपके बगौल कोई चवल मारता तो ऐसी हरकत करता तो पहले पता लगता। तो पहले अगर नहीं की तो उसका मतलब है कि वो बंदे की ज़हनी हालत दुरुस्त है। वो आज आके जब उसने अपनी एक राय कायम की, भाई ये चीज़ें थी वो ठीक नहीं थी, उसने अपनी राय का इजहार कर दिया। अच्छा, आप जज बन जाएं, फिर आप क्रेडेंस दे दें, आप फैसला भी दे दें कि इलेक्शन में धांधली हुई है, इलेक्शन नताइज को मनसूख भी कर दें, तो शक है उस पर, और फिर आप नए इलेक्शन का ऐलान कर दें। आप एंकर हैं, एंकर बन के गुफ्तगू करें। आप तो जैसे कोई होता है ना, मतलब कमिश्नर के साथ का कोई इमरान, वैसे गुफ्तगू कर रहे हैं। ये बड़ी ज्यादती। आमिर मीर साहब, आप एक सूबे के, बड़े सूबे के आप निगरान वजीर इत्तलात हैं, और आपका काम है न्यूट्रल होना। न्यूट्रलिटी आपने मेक श्योर करनी थी इंतखाबात के अंदर, वो आप लगता है कर नहीं सके। और अब जब ये भांडा फूट रहा है तो आप जो है वो इतने ज्यादा पर्सनल हो रहे हैं, और अगर कोई सवाल उठाता आप उसमें भी इल्जाम लगा रहे हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस इज वेरी सैड। और एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म पे हम इस तरह की गुफ्तगू की इजाजत कभी भी किसी को नहीं दे सकते। और आपने जो की है गुफ्तगू, ये बिल्कुल इंतहाई नामुनासिब है। ये एक जिम्मेदार
जो शख्स है यानी जो वजीर इत्तलात है सूबे का, उसको ये बिल्कुल जेब नहीं देते इस तरह के अल्फाज जो आप एक अफसर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने अभी तक कोई तहकीकात नहीं करवाई, कोई आपने इंक्वायरी नहीं करवाई, और मसला वही है कि अगर आपके पास जहां दलील खत्म हो जाती है वहां गाली गोली या फिर वहां पे जो है बदतमीजी या बदतहजीबी वहां से शुरू हो जाती है, जो हमने आपकी गुफ्तगू के अंदर देखी। दिस इज वेरी सैड एंड वेरी अनफॉर्चुनेट। इस तरह के लोगों को जिम्मेदार पोजीशंस पर लगाया जाता है। बहरहाल इसी पे हम आगे बढ़ाते हैं गुफ्तगू को, और हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हाजा आसिफ साहब, और उनसे बात करते हैं कि उनकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या है इस सारे मामले के ऊपर। हाजा आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये बताएं कि ये जो मामला ऑलरेडी तहरीक इंसाफ पे भी इल्ज़ाम लगा रही है कि इलेक्शन में बेहतरीन धांधली हुई है, नताइज को तब्दील किया गया है। आज एक जिम्मेदार पोजीशन पर बैठा बंदा जो कि कमिश्नर है रावलपिंडी का, वो भी यही बात कर रहा है कि भाई इंतखाबात में नताइज बदलेगी, और पिंडी डिवीजन से चूंकि आपकी पार्टी को ज्यादा सीटें मिली, आपकी पार्टी जीती है, तो आपकी पार्टी का मैंडेट मशकूक हो गया है। कितना ये आपकी पार्टी के लिए नुकसानदेह है? देखिए, हमारी तो कोई पोजीशन नहीं है। हमने 9 दिन की खामोशी के बाद ये नोटिफिकेशन जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो गए हैं, एक चीज फाइनलाइज हो गई है, उसके बाद ये बोले हैं। 9 दिन पहले कमिश्नर साहब को भी पता था, अगर वो क्लेम करते हैं तो उनको पता होना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो है कमिश्नर साहिबान जो है वो नहीं इन्वॉल्व होते। ये एक नोन चीज है, ये कोई छुपी छुपाई चीज नहीं है। अगर उन्होंने क्लेम कर ही दिया है तो अब उस क्लेम को बैकअप करने के लिए उनको जो है सबूत भी मुहैया करने पड़ेंगे। अगर सबूत नहीं मुहैया कर सकेंगे तो फिर जो भी उन्होंने आज इमारत तामीर की है उसकी बुनियादें अगर झूठ पे रखी हैं तो ये सारे के सारा जो चीज जो है कोलैप्स कर जाएगी। इससे ज्यादा तो सर ये मुस्लिम लीग नून के लिए कितना डैमेजिंग है, चूंकि आपकी पार्टी पे इल्जाम लग रहा है कि मैंडेट आपने तरीके से आपको चोरी किया, चूंकि बेनिफिशियरी रावलपिंडी डिवीजन में आपकी पार्टी थी। पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, इस किस्म के इल्जाम जो बगैर किसी सबूत के जो है ना लगाए जाए, उनको टेम्पररी तो कुछ डैमेज वगैरह होता है, लेकिन जब सबूत ना मुहैया किए जाए तो वो डैमेज नहीं बल्कि फायदे में तब्दील हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि क्या नाम है इनका, कमिश्नर साहब जो है, उन्होंने कोई सबूत साथ अपनी जो गुफ्तगू की है वो मुहैया नहीं किया। गुफ्तगू जरूर की है और गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मैं खुदकुशी करने लगा था। तो मैं खुदकुशी जो है वो 9 दिन के बाद इनको क्यों ख्याल आया कि मुझे खुदकुशी करनी चाहिए? आज से 9 दिन पहले जिस दिन इलेक्शन हुए हैं 8 को, 9 को ख्याल आया था, 10 को ख्याल आया था, 11 को ख्याल आया था, 12 को, 13 को, बीच में वैलेंटाइन ही आया था, वो अच्छा दिन था अगर इन्होंने ये खुदकुशी का इरादा किया वो था। तो ये सारी चीजें जो है इनको 11वें दिन क्यों या 10वें दिन क्यों याद आई हैं जो है। ये तो बड़ी नेचुरल सी बात है हाजी साहब कि एक इंसान का एक नेचुरल थॉट प्रोसेस होता है, वो कैथारसिस करता है, वो सारी चीज़ों को जो है वो देखता है, उसके बाद फिर वो फैसले पे पहुंचता है। तो एक थॉट प्रोसेस था, शायद वो उसमें उसको टाइम लग गया हो। एक मैं मुमकिनात की बात कर रहा हूँ, मैं कोई इस पर कोई केस उनका पेश नहीं कर रहा, और ज़ाहिर है वो एक ये बात करना कि वो कमिश्नर हैं, उनकी कोई डायरेक्ट जिम्मेदारी नहीं थी। नीचे जो इंतजामी अफसरान चूँकि ROs DROs थे, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स, वो उनके मातहत हैं इंतजामी तौर पर। इलेक्शन के मामला जो है ना वो आपकी मैं तस्दीक कर दूं, इलेक्शन के मामला जो है ना वो वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होता है ना, ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो होता है उसको रिपोर्ट करते हैं। सारा रिकॉर्ड जो है या जो भी सिलसिला होता है उसको रिपोर्ट होते हैं, और वो वॉच कर रहा होता है। वो कहीं भी इरेगुलरिटी इश्तिहार भी गलत लग जाए तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करता है। तो इसलिए वहाँ पे मेरी दानिश में रेलेवेंस जो है कमिश्नर की या दूसरे लोग जो इलेक्शन के प्रोसेस में नहीं इन्वॉल्व होते उनकी कोई रेलेवेंस नहीं होती है। कि मैं ब्लड में करेक्ट। तो खान साहब, आपको ये कोई इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे कोई बड़ा आपको कोई ग्रेटर प्लान नजर आ रहा है, या कोई ऐसी कोई बड़ा इंटेंशन नजर आ रहा है? कोई प्लान ये चीज थी, कोई बड़ा इंटेंशन था, या क्या था? आपको लग क्या रहा है? आपने एनालाइज कैसे किया इसको? लेकिन जब ये सबूत नहीं मुहैया होगा, आपको याद होगा वो एक अफसर साहब थे 2013 में जो स्टेज पे आके बैठ के धरने के, अब पता नहीं डांस भी किया था कि नहीं किया था, वो सदर दाढ़ी रखी हुई थी, उन्होंने डांस से गुरेज किया हो, और 2 साल के बाद उन्होंने माफी मांग ली थी। इस तरह ही हुआ था ना। हाँ साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कोई गाने नहीं गाए, डांस नहीं किया, बाद में ये अलग बात है उस पर वो रिवर्ट कर गए थे। तो मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दी है। चलो गाने नहीं गाए होंगे, लेकिन स्टेज पे बैठे थे बारिश शख्स थे,
शक्ल से तो लगते थे सच्चे ही होंगे, लेकिन उन्होंने खुद ही बता दिया कि मैंने झूठा हूँ। पंजाब हुकूमत कह रही है जी ये तो अजीज बंदा लगता है, इसकी ये कुछ साइकोपैथ लगता है, इसकी ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं लगता। 30 साल बंदे ने सर्विस किया, वो तब आके कमिश्नर के ओहदे पे पहुंचा है, और ऐसी कोई हरकत तो होती तो वो पहले भी नजर आती, कोई ऐसी जहनी हालत होती, कोई ऐसी हरकत पहले भी नजर आती। तो मतलब है कि कोई ऐसा जहनी तवाज़ुन वाला मामला जो है वो ठीक नहीं है, और अभी तक ऐसी कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई कि जिसपे बंदा राय कायम करे कि मेडिकल उनका जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। मुझे नहीं पता, मैं उनका कुछ सर्विस रिकॉर्ड नहीं जानता, लेकिन मैं फिर उस बात पर रिवर्ट करूंगा कि उनको अपने साथ कुछ सबूत भी देने चाहिए थे। उन्होंने परसों जो है ये MNA इलेक्ट जो थे उनके साथ मीटिंग्स की हैं। मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है नुमाइंदों की पिंडी के, उन्होंने कहा है ये हमारे साथ उन्होंने डेवलपमेंट प्लान जो है पिंडी के और जो एजेंडा है डेवलपमेंट का, प्रोग्रेस का, वो सारा बाकायदा बड़े नॉर्मल तरीके से बजट की। क्या कल शाम को उनको हुआ है, क्या एकदम जो है जाग उठा है? आप तो कह रहे हैं ना कि जी दिन लगते हैं जमीर जागते हुए जो है, या बंदे को रियलाइज करते हुए, तो इनका तो एकदम ही स्विच ऑन ऑफ हो गया या ऑफ ऑन हो गया। ये आप देख लें कि बगैर सबूत के वो बात कर रहे हैं। सही है। तो सर इस मामले पर कोई हाई पावर तहकीकाती कमीशन नहीं बनना चाहिए? इसको भी कोई देखे, या इस फॉर्म 45 और फॉर्म 45 में जो तजाद है वो उसको भी एनालाइज करे? ब्रदर ये चीजें जो उन्होंने तो कमीशन बनने की जरूरत उसको होती है जब तो फाइंडिंग्स हो। जब उन्होंने इल्जाम लगा दिया है क्लियर कट, और उन्होंने कहा जी मैं खुद इन्वॉल्व हूँ इस चक्कर में, और इल्जाम में उन्होंने जिनके नाम दे लिए हैं वो लोग भी उन्होंने कोई पोशीदा नहीं रखे, उसमें कमीशन ने क्या करना है? उसमें तारीख ऑलरेडी लगी हुई है, केस लगा हुआ है, उस केस में जो है वो उनका भी मर्ज हो जाएगा, वो क्लब हो जाएगा, और उसकी भी हेयरिंग हो जाएगी। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सबका कब एक एतबार भी है, एक फेथ भी है, उनके छोड़ देते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं उनके ऊपर। ठीक है साहब, साथ का एक हमने मुख्तसर ब्रेक ले दिए, ब्रेक से वापस आएंगे। आपसे हमने बात करनी है हुकूमत साजी के वाले से। पीपल्स पार्टी क्या काबीना में आ रही है, हुकूमत में किस तरह से पीपल्स पार्टी शामिल होगी, हुकूमत कैसे बनेगी, बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब से। अब हुकूमत साजी के वाले से कुछ बात कर लेते हैं, जो कि पीपल्स पार्टी के वाले से मुशावरत तो चल रही है नून लीग की पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन पीपल्स पार्टी अभी तक हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रही, और मैंने खबर आपको ऑलरेडी दी हुई है कि पीपल्स पार्टी हिस्सा बनेगी। है साहब, ये जो मुशावरत चल रही है आपकी हुकूमत साजी की वजह से, कल एक खबर आई थी PMLN की, एक आला सतह की मीटिंग की कि भाई नहीं ले रहे वजारत उज़्मा अगर पीपल्स पार्टी बर्डन शेयर नहीं करती, तो अब क्या सारे इत्तलात हैं? पीपल्स पार्टी ले रही है वजारतें, नहीं ले रही, किस तरह से आप हुकूमत बना रहे हैं? देखें, ये हम बिल्कुल चाहेंगे, बिल्कुल हम कीन हैं, और हम चाहते हैं कि एक गवर्नमेंट बने जो स्टेबल रहे, 5 साल गुजारे हम, और एक इकोनॉमिक एजेंडे के ऊपर हमारा एग्रीमेंट हो। तमाम पार्टियां जो असेंबली में हों वो सबका एग्रीमेंट इकोनॉमिक एजेंडे पे हो। अब ये हमारे इक़्तिदार की या पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार की बात नहीं है, ये बेसिकली इकोनॉमिक वायबिलिटी जो स्टेट की है, रियासत की जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है, उसकी बात है। हम चाहते हैं कि जब जिस दिन हम सब मिल जाएंगे ना एक एजेंडे के ऊपर, आप देखिएगा कि स्टॉक मार्केट आपको सल्यूट करेंगे। आपकी एक फील गुड जो है वो एक एलिमेंट जो है, या फील गुड एक जो चीज है वो सारी इंट्रोड्यूस होगी आपकी रियासत के अंदर, कि भाई सारे लोग जो एक दूसरे को गाली गलोच करते रहते हैं सारा दिन, जो है वो कम से कम हमारी प्रॉब्लम्स के ऊपर दे एग्रीड, अपने दस्तों गिरेबान होते नहीं अपने मामलात में, सियासी मामलात में, लेकिन हमारे रोजी के मसले में जो है ना उनका दस्तों गिरेबान जो है ना नहीं हो रहे, उस पर वो एग्री कर गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि दिस शुड बी द टॉप प्रायोरिटी, ये सबसे पहली तरजीह ये होनी चाहिए। बाकी इक़्तिदार जो है बड़ी दफा आया, बड़ी दफा चला गया। इक़्तिदार जो है वो अल्लाह ताला की देन होती है, उसमें जिसको देना होता है देता है, किसी को दे के ख्वार करता है, किसी को ना दे के ख्वार करता है, किसी को दे के इज्जत देता है, किसी को ना दे के उसकी फिर भी इज्जत कायम रहती है। तो ये मैं इसको तो जो इस तरह देखता हूँ इस चीज को।
तो खालिद साहब ये बताएं कि मेरी इत्तलात के मुताबिक तो पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बन रही है अभी फ़िलहाल, सिर्फ वो ज़रा एक पोजीशन इसलिए लिए हुए कि उन्होंने इलेक्शन से पहले जो PMLN के बारे में, मियां नवाज शरीफ के बारे में जो पोजीशन ली हुई थी उससे ज़रा वापस आना थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो रहा है पीपल्स पार्टी को। तो इसीलिए ज़रा मामला ज़रा ये डिले हो रहा है। आगे चल के वो वजारतें भी ले लेंगे, काबीना का हिस्सा भी बन जाएंगे। तो आप मेरी इस खबर को कंफर्म या डिनाई करना चाहेंगे? मेरी कोई असेसमेंट नहीं है समझ, अगर मैं असेसमेंट अपनी दूं भी ना तो ये नेगोशिएशन जो है ना वो डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि मेरा एक व्यू है ना, और वो व्यू जो है मेरा जो है अपनी पार्टी के व्यू के साथ कहीं मिलता है कहीं में मिलता है, लेकिन मैंने तो इज्तिमाई जो व्यू है उसकी पाबंदी करनी है, उसकी दावेदारी करनी है। अपनी राय तो मैं जो है टेलीविजन पे तो नहीं दे सकता ना, अपनी राय तो पार्टी मीटिंग, मेरा उनके साथ ताल्लुक किया है, बड़े पुराने तल्लुकात में रखने भी आते हैं, गुजर जाता है वक्त जो है। मैं रिक्वेस्ट आपकी साथ है कि तमाम पार्टी जो है ना इकोनॉमिक एजेंडे के ऊपर कम से कम बैठें, बाकी दस्तों गरेबान होते रहे, गाली गलोच करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब जगह होता है, सारी दुनिया में होता है। तो सर ये मेरे पास तो याद है कि इत्तला है कि आपने आपकी पार्टी जो है यानी PMLN जो है वो पीपल्स पार्टी को वजारत खजाना भी ऑफर कर रही है कि आप वजारत खजाना ले लें और आप ही चलाएं। मुझे नहीं पता, ये डार साहब का जो है नेगोशिएशन कर रहे हैं, इसमें था कि वो चेयरमैन सेनेट बन जाए, डार साहब जो है लेगा वजारत खजाना, तो फांडों का माला है, कोई किसी को ईजी जॉब तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस सारे मसले में जो है वजारत खजाना जो है वो तो एक किस्म का जिसको क्या कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना है सारे मसले। तो सर ये आप फिर दे सकते हैं पीपल्स पार्टी को वजारत खजाना के वही चलाए मुल्की मईशत भी और वही सिस्टम को आगे बढ़ाएं? बिल्कुल हम उनको फुल पूरे खुलूस के साथ सपोर्ट करें, पूरे खुलूस के साथ सपोर्ट करें। और तो ये भी आ रहा है कि डार साहब शायद चेयरमैन सेनेट बन जाए और पीपल्स पार्टी को आप जो है वो दे दें वजारत खजाना। अच्छा अच्छी सजेशन है आपकी, वैसे मैं आई लाइक इट, होना चाहिए। मैं कहता हूँ अपने लोगों को यार के इसके ऊपर काम करो। सर ये मेरी सजेशन नहीं है, ये मैंने इत्तलात अपनी खबर शेयर की है कि मुझे इन्फॉर्मेशन है कि इस तरह की कोई बातचीत चल रही है, ऐसी कोई तजवीज़ ज़रे हो रहा है, PMLN ने कोई ऑफर किया है? नहीं मैं समझिए ये वर्केबल है, इट मेक सेंस जो आप बात कर रहे हैं, मेरे नजरिए तो इट मेक सेंस। चेयरमैन सेनेट बड़ी है ना, वो मैं समझता हूँ कि वजारत खजाना में तो जो है खब्बे सजियों गाला भी पैंदियां रहनी है, तो चेयरमैन सेनेट को जो है वो एक बड़े एहतराम और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसमें बड़ी इज्जत है कि आप अपर हाउस को प्रिजाइड कर रहे हैं, बड़ी इज्जत है। मैं सिंगानी साहब की बड़ी इज्जत है, बड़ा अच्छा वक्त उन्होंने गुजारा है। उससे पहले भी बड़े अच्छे लोग जो हैं वो रहे हैं, फारूक नायक साहब हैं, वो मेरे बड़े बहुत ही करीबी अजीज के हैं, उन्होंने भी अच्छा वक्त गुजारा है। खालिद साहब ये जो एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो चुके हैं, अभी आपकी हुकूमत कायम नहीं हुई उससे पहले ही धांधली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। कल JDA ने किया एहतजाजी मुजाहरा काफ़ी बड़ा जाम शोरों में, JUI ने कल एहतजाज किया, जमात इस्लामी ने कल एहतजाज किया पूरे मुल्क में। आगे तहरीक इंसाफ और JUI शायद मिलकर कोई बड़ी तहरीक शुरू कर दें इंतखाबी धांधली के खिलाफ। तो क्या हुकूमत की पॉलिसी होगी, कोई सख्त रद्द-ए-अमल देंगे, यानी सख्ती से निपटेंगे या फिर करने दिया जाएगा? देखें, पाकिस्तान की अवाम का जो है ना उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, समझ गया। आप एक तरफ एहतजाज कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इक़्तिदार में जाके बैठते हैं, इक़्तिदार को आपने जफा मार लिया है, बाहर एहतजाज भी कर रहे हैं, तो कौन आपकी बात मानेगा? मेरा ख्याल है ये एक ही बात करनी पड़ेगी उनको, या सैंपल इक़्तिदार जो है उसको देखें। 126 दिन के बाद फिर PTI वापस ही आई थी, क्या कर लिया था उन्होंने 126 दिन? ख्वाजा साहब ये बताएं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में क्या राय है? उन्हें इक़्तिदार में शामिल करने के लिए उन्हें दोबारा से कोई दावत दी जाएगी, राब्ता किया जाएगा, या आप वो जो पोजीशन ले चुके हैं अब कोई राब्ता नहीं होगा? मौलाना एनी टाइम वेलकम है जी, मैं खुद उनका सबसे बड़ा वकील, एनी टाइम वेलकम है। तो सर क्या फिर आप उन्हें देंगे, बलूचिस्तान की हुकूमत देंगे या कोई उन्हें आप सदारत की पेशकश करेंगे? राब्ता मुनक़ता हो गया हमारा ख्वाजा आसिफ साहब के साथ। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी खुल के अपनी राय का इजहार किया है और उनका कहना है कि ये अच्छी तजवीज़ हो सकती है, पीपल्स पार्टी अगर वजारत ख़जाना ले ले और सेनेट की चेयरमैनशिप जो है वो इसहाक डार साहब को मिल जाए या PMLN को मिल जाए। लेकिन इस वाले से बातचीत चल रही है और
उनकी गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा यही हो रहा है, जो खबर हमारी है वो दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी जो है वो वजारतें लेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। मौजूदा जो सियासी सूरत हाल पे बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब से, और जानेंगे कि तहरीक इंसाफ का अगला लाएमल क्या, चूँकि वो वजारत उज़्मा और पंजाब में CM-शिप की दौड़ से तो बाहर होगी, अपोजिशन करने का फैसला किया है। आगे सियासी लाएमल क्या होगा, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ में वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब से, चूँकि आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। कमिश्नर रावलपिंडी का जो बयान है वो तहरीक इंसाफ के जो धांधली से मुतल्लिक इल्ज़ामात उन्हें तक़वियत ज़रूर दे रहा है, लेकिन एक काउंटर नैरेटिव भी आ रहा है इस सारे मामले पे। रऊफ हसन साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये बताएं कि आज जो कमिश्नर रावलपिंडी का बयान आया है इसको तहरीक इंसाफ कैसे देख रही है, क्योंकि पंजाब हुकूमत तो ये कह रही है कि ये बंदा जो है मेंटली तौर पर सेट नहीं है, उसके अलावा कह रहे हैं कि ये रिटायर हो रहा था, कुछ दिनों बाद इसकी प्रमोशन इसको नहीं मिल सकी, तो इसलिए इसने ये तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की उसने हमायत कर दी है। ये कल समर आपको पता होगा कि हमने यहाँ एक प्रेजेंटेशन की थी एक लोकल एंड इंटरनेशनल मीडिया के सामने। उसमें हमने हकायक के साथ अपना केस पेश किया था कि किस किस कॉन्स्टिट्यूंसी में किस किस तरीके से फ्रॉड हुआ है वोट का। हम इसको कहते हैं कि पाकिस्तान की इलेक्टोरल तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड था, सबसे बड़ा डाका था। तो कल जो कुछ हमने कहा था, आज कमिश्नर साहब के अल्फाज जो हैं उसके सबूत के तौर के ऊपर हम पेश कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि 70 हज़ार वोट की लीड जो थी वो हमने शिकस्त में बदली है, और उन्होंने कहा है कि मैं कौम का मुजरिम हूँ, मैं खुदकुशी करना चाहता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे जाना चाहिए अवाम के पास और उनको बताना चाहिए कि उनके साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। तो वो सामने आया है। तो ये हमारा जो मौक़िफ़ है उसकी रीइटरेशन है, और जो हमने सबूत पेश किए थे एग्जैक्टली उन्होंने उन लाइंस के ऊपर कहा है कि किस तरीके से इन्होंने इलेक्शन जो है वो रात के अंधेरे में साहब, अब आपका लाएमल क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक समाअत होने जा रही है सोमवार को इलेक्शन से मुतल्लिक, तो उस पर आपकी पार्टी का लाएमल क्या होगा? समर, मैं पहले भी 2-3 दफा बात ये कर चुका हूँ, आपके प्रोग्राम में शायद नहीं की। वी आर अ पोलिटिकल पार्टी, हम एक सियासी जमात हैं और हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, हमारे कुछ लीगल राइट्स हैं, और उसके बाद फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की मार्फत से हमारे कुछ पॉलिटिकल राइट्स भी हैं, और पुरअमन एहतजाज जो है उन पॉलिटिकल राइट्स में से एक बड़ा इंपॉर्टेंट राइट है। सो हमने ये जो हमारा लाया अमल होगा वो ये है जी कि हमने पार्लियामेंट के अंदर भी रह के अपने हकूक़ की जंग जारी रखनी है, लड़ाई जद्दोजहद जारी रखनी है, और पार्लियामेंट के बाहर भी वो हकूक़ जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है वो हम जो है उनको एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे, और उसकी बेसिस के ऊपर अपनी जद्दोजहद जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो सर ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से जो पीर को समाअत हो रही है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में, क्या तहरीक इंसाफ इसमें फरीक बनेगी? कोई दरखास्त आप देंगे फरीक बनने के लिए, कुछ शवाहिद लेकर जाएंगे वहाँ फॉर्म 45 और 47 में जो तजाद आ रहा है उस हवाले से? क्या आपकी स्ट्रेटजी, आपको बनना चाहिए वहाँ पे पार्टी या नहीं, आप बन रहे या नहीं बन रहे? देखिए, ये हमारी लीगल टीम जो है वो फैसला करेगी कि हमने करना है कि नहीं करना, उसके मुताबिक हम आगे चलेंगे। ये समाअत सोमवार को हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट समाअत होगी, लेकिन मेरा इसमें एक सबमिशन है कि चूंकि कमिश्नर साहब के बयान में चीफ जस्टिस साहब का भी जिक्र है, तो मैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि वो इस बेंच में अपनी ज़ात को शामिल ना करें। वो जो बेंच तश्कील दें वो उनके बगैर होना चाहिए। जो बाकी जो जजेस हैं सब बहुत अच्छे जजेस हैं, उनके अलावा जो बाकी जजेस हैं उनके ऊपर ये बेंच जो है वो मुश्तमिल होना चाहिए, और ये समाअत जो है इसकी वो कंडक्ट करनी चाहिए। अगर वो खुद शामिल होंगे तो वो फिर पार्टिजान हो जाएगी, उस समाअत के ऊपर बिलीव करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा पार्टीज के लिए और लोगों के लिए। तो सर ये बताया कि आपने पंजाब में तो चले नून लीग के पास सिंपल मेजोरिटी मैनेज हो गई है, सेंटर में अभी उनके पास सिंपल मेजोरिटी नहीं है, तो ये तरीके साथ फिर फैसला क्यों किया कि वो पंजाब और सेंटर दोनों जगहों पे अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं? देखिए, जो हमसे चोरी किए गए हमारे वोट, हमारी सीटें जो चोरी की गई हैं, वो अगर हमें वापस मिल जाती है तो हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी पंजाब में भी आ जाती है और सेंटर में भी आ जाती है। तो उस सूरत में तो हम ऑपोजिशन में नहीं बैठेंगे, लेकिन जब तक ये सिचुएशन कंटिन्यू करती है हम ऑपोजिशन बेंचेस के ऊपर ही बैठेंगे सेंटर और पंजाब में। केपी में हमारी हुकूमत जो है वो तश्कील दी जा रही है और वो फंक्शनल हो जाएगी अनकरीब। तो वो हमारे आपने जो फैसला था उस पर हम कायम है बिल्कुल। तो
ये बताएं कि केपी में इत्तेहाद के बारे से आपका आखिरी फैसला कोई हुआ या नहीं हुआ? चूंकि गुज़श्ता रोज़ भी आपके जमात इस्लामी के साथ फिर से मुज़ाकरात हो रहे थे, तो क्या ज्वाइन कर रहे किसी पार्टी को या नहीं कर रहे केपी में? देखिए, केपी में हमने ये फैसला किया है कि हम पीटीआई का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे और पीटीआई के प्लेटफॉर्म से अपना जो राइट है रिजर्व सीट्स का वो क्लेम करने की कोशिश करेंगे। यही फैसला अभी तक कायम है, इसके ऊपर हम कायम है। हम बाकी पॉलिटिकल पार्टी से राब्ता कर रहे हैं, लेकिन लाजमी नहीं कि हर पॉलिटिकल पार्टी से जब हम राब्ता करें तो वो किसी इलेक्टोरल अलायंस के लिए या उनको ज्वाइन करने के लिए। हमने इसके अलावा भी खान साहब की एक इंस्ट्रक्शन आई थी, मैं जब मिला था तो उन्होंने मुझे भी ये कहा था कि पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अदर देन 3 which is पीपल्स पार्टी, PMLN एंड MQM, इनके अलावा आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा करने की कोशिश करें। वो किसी इलेक्टोरल अलायंस के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार जो है, पाकिस्तान में जमहूरी कल्चर जो है, उसके फरोग के लिए सब पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में मिलकर काम करना चाहिए। उसके लिए हम काम करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे होकर एक यूनिफाइड स्ट्रगल जो है उसको लॉन्च करने में जमहूरी इक़्तिदार के फरोग के लिए उसमें आई एम श्योर कि वो एग्री कर जाएंगी। जी अच्छा सर, अदर देन 3 पार्टीज में तो पाकिस्तान तहरीक के साथ पार्लियामेंटेरियन भी आती है जो खट्टक साहब की पार्टी थी। आज खट्टक साहब ने पार्टी से और रुकनियत से मुस्तफी होने का वाज़ेह फैसला किया है, तो क्या फिर उस पार्टी से भी बातचीत हो सकती है? खट्टक साहब के हवाले से क्या पॉलिसी फिर आपकी होगी? देखिए, खट्टक साहब या जहांगीर तरीन साहब या बाकी तमाम लोग जो कि खान साहब को छोड़ के गए थे, उन्होंने अपनी सियासी कब्रें खो दी थी और वो सियासी कब्रों में चले गए हैं। अब उनके सियासत के दौर जो है वो अखबार जो है वो ख़त्म हो गए हैं। खट्टक साहब चले गए हैं, महमूद खान साहब आ गए हैं। महमूद खान साहब भी इलेक्शन हारे हुए हैं, कोई इलेक्शन उन्होंने जीता नहीं है। कंसिक्वेंटली उनका भी वो क्या करेंगे, पार्टी को चला के क्या करेंगे? पार्टी में बंदा कोई है नहीं है और खुद ही बैठेंगे कुर्सी के ऊपर और अपने से गुफ्तगू करेंगे और बस ठीक है, दैट्स इट। जहां तक हमारे कॉन्टेक्ट का सवाल है, मेरा नहीं ख्याल कि जी हम इस किस्म के अफराद को पार्टी में कभी वापस लेना चाहिए। अच्छा, रऊफ हसन साहब ये बताएं कि फॉर्म 45 की वाले से तहरीक साहब मजीद आगे क्या करने जा रही? कल आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंटरनेशनल मीडिया को आपने इन्वाइट किया, दो वो इतनी जो है वो ज़्यादा पजीराई नहीं मिल सकी। इंटरनेशनल मीडिया के 2-3 आउटलेट्स के अलावा ज़्यादा लोग वहाँ पे अटेंड उन्होंने नहीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अब आपका आगे का लाएमल क्या है फॉर्म 45 को लेकर? लीगल बैटल है, इसमें हमने सारी जो ये अपने प्रूफ्स हैं ये लेके हमने इलेक्शन कमीशन के पास जाना है। वहाँ सुनवाई नहीं होगी तो हमारे ट्रिब्यूनल का ऑप्शन है, वहाँ सुनवाई नहीं होगी तो हमारे पास हाई कोर्ट्स का ऑप्शन है, वहाँ सुनवाई नहीं होगी तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है। हम उसको लेके आगे चलेंगे और हमें यकीन है कि जो हमारे पास प्रूफ है उसकी बेसिस के ऊपर ये रिजल्ट्स जो हैं ये रिवर्स होंगे। आपने इंटरनेशनल मीडिया के बारे में कहा कि जी वो नहीं आए, बहुत लोग थे और आप देखें इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज कैसी आई हुई है आज। मेरा ख्याल है कि उससे शायद आपको अंदाजा हो कि इस वक्त इंटरेस्ट लेवल जो पाकिस्तान में है वो बहुत बढ़ गया है। और रिसेंटली 3-4 हुकूमतों की, जिसमें अमेरिका, बरतानिया और EU भी शामिल हैं, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट्स में दे हैव एक्सप्रेस्ड ग्रेव कंसर्न ओवर द इमर्जिंग सिचुएशन इन पाकिस्तान। और कल भी अभी जो व्हाइट हाउस का जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा जी कि हम वी आर वॉचिंग द इमर्जिंग situation in Pakistan with deep interest। तो ये हमारी भी एफर्ट है इसमें काफ़ी, जिसकी वजह से ये जो फोकसिंग हुई है वो हुई है। लेकिन बेसिकली मैं एक बात हमेशा क्लियर कर देता हूँ कि इंटरनेशनल अटेंशन और अदरवाइज नॉट विद स्टैंडिंग, द फैक्ट इज कि ये पाकिस्तान का क्राइसिस है और पाकिस्तान को खुद इंटरनली इसको हल करना है। इसमें किसी दूसरे मुल्क की शमूलियत होना या ना होना जो है वो कोई मानी नहीं रखती है। हमें खुद चाहिए कि हम सैनिटी जो है वो उसको वी शुड ब्रिंग सैनिटी इनटू आवर डिस्कोर्स और हमें जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए और उनकी बेसिस के ऊपर हमें फैसले ऐसे करने चाहिए जिससे कि मुल्क जो है इन गंभीर मसाइल में जिनमें अभी वो फंसा हुआ है उससे निकल सके और आगे बढ़ सके। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो प्री रिक्विजिट है वो है कि एक प्रॉपरली मैंडेटेड स्ट्रॉन्ग हुकूमत जो है उसकी तश्कील हो। तो जनाब ये जो वज़ारत उज़्मा से विड्रॉ करने का जो फैसला है तहरीक साहब का दौर से, ये आपने बहुत जल्दबाजी में फैसला नहीं कर लिया? चूंकि अभी तो मुस्लिम लीग नून जो है उसके मामला पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बन सके। नून लीग जो है वो कल भी उनकी मीटिंग हो रही थी आला सतह की, जहाँ ये बात हो रही थी कि हम जो है शायद वज़ारत उज़्मा ना लें। तो इसमें तो फिर आपका चांस बन सकता था आपकी वज़ारत उज़्मा का, आप भी उसमें फिर दोबारा उस दौड़ में आ सकते थे, चूँकि ज़ाहिर लार्जेस्ट पार्टी तो आपकी है नेशनल असम्बली के अंदर। तो ये बहुत जल्दबाजी में तरीके से आपने विड्रॉ नहीं कर ली ये रेस के प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में जो आप शामिल थे?
कि अगर हमारी सीट्स हमें मिल जाती हैं जो हमारी जेन्युइन सीट्स हैं तो हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बनाएंगे। हम कोई वीक हुकूमत खान साहब नहीं बनाना चाहते। एक हुकूमत जो कि डिलीवर ना कर सके, हम ऐसी हुकूमत नहीं बनाना चाहेंगे। हम सिर्फ हुकूमत उस तरीके से बनाएंगे जबकि हमारे पास एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी हो और हम अपना जो एजेंडा है, हमारा जो अपना मैनिफेस्टो है, उसको हम इंप्लीमेंट कर सकें, उसको हम डिलीवर कर सकें। ये ऐसी हुकूमत जो है जब तक, और उसके लिए हमने फाइट कर रहे हैं ना, जैसे कि मैंने पहले कहा कि 4 स्टेजेस हैं, ECP है, ट्राइब्यूनल्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है। तो आपको सुप्रीम कोर्ट से भी अगर आपको बिलफर्ज आप जो चाह रहे हैं वो नहीं मिलता अगर आपको, तो फिर क्या लॉन्ग मार्च धंधों की तरफ जाएंगे? और क्या मौलाना फजल रहमान साहब भी उस एहतिजाजी तहरीक में आपका साथ देंगे? हम कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए अपने तमाम राइट्स को पीसफुल तरीके से एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारी स्ट्रैटेजी है। लेकिन हमें यकीन है अभी तो बहुत कुछ और आना है। अभी तो एक कमिश्नर आया है, इसके बाद और बहुत कुछ आना है। आप देखेंगे कि मामला तेजी से आगे बढ़ेंगे। ये जो आप कह रहे हैं कि मजीद लोग भी आएंगे कमिश्नर रावलपिंडी के बाद, तो क्या ये आपकी मालूमात है, आपका अंदाजा है या आपकी ख्वाहिश है? देखिए, जो करप्शन हुई है उससे तो कोई इनकार ही नहीं है ना। जो डाका डाला गया है उससे तो कोई इनकार ही नहीं है, सब जानते हैं। तो जमीर जागने में वक्त तो नहीं लगता ना। अब इंसाफ का भी तो जमीर जागे ना। सही है। तो शायद और भी लोगों की जमीर जागे, वो भी बात कर दें। बहुत शुक्रिया साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, क्विकली आपको जरा एक खबर से भी अपडेट करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात के ऊपर एक आला सतह का इजलास जो है वो होने लगा है और वहाँ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। अकील अहमद जी, अकील बताएगा कि कब ये इजलास हो रहा है और इसकी क्या अपडेट्स है कि इलेक्शन कमीशन कोई नोटिस ले रहा है कमिश्नर और रावलपिंडी के इल्जामात पे? जी देखें, बिल्कुल आज सुबह जब कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतखाबात से मुतल्लिक इल्जामात लगाए गए तो उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बराह रास्त नाम लिया गया, जिसका इलेक्शन कमीशन की जानिब से सख्त नोटिस लिया गया। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज सुबह एक तरदीद जारी की गई थी जिसमें इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि कमिश्नर रावलपिंडी को इस तरह की कोई हिदायत जारी नहीं की गई, ना ही वो इलेक्शन कमीशन के अमल में बराह रास्त जो है वो उनका कोई किरदार था और ना इलेक्शन कमीशन ने उनको इस हवाले से कोई हिदायत दी। तो अब क्योंकि ये तहकीकात भी इलेक्शन कमीशन कर सकता है सारे वाकये की? देखिए, इलेक्शन कमीशन करवा सके से आज सारा दिन इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ तजावीज़ का जो जायजा लिया। ये भी एक तजवीज़ सामने आई कि इलेक्शन कमीशन कमिश्नर रावलपिंडी को ज़ाती हैसियत में तलब करे और उनसे जो शवाहिद हैं वो मांगे जाएं और उन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं वो जाएं, और अगर वो नहीं। बहुत शुक्रिया अकील अहमद, आपने अपडेट किया कि इलेक्शन कमीशन इस तजवीज़ पे गौर कर रहा है कि कमिश्नर रावलपिंडी को तलब किया जाए ज़ाती हैसियत में, और उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो इल्ज़ामात के साथ शवाहिद भी उनसे मांगे जाएँ कि वो लेकर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सामने पेश हों। ये मामला जो है कमिश्नर रावलपिंडी वाला, नाज़रीन, ये कोई इतनी आसानी से दबने वाला नहीं है। इम्कान इस बात का है, जो तहरीक साफ इस बात का इम्कान ज़ाहिर कर रही है, मज़ीद भी इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि मज़ीद लोग भी अगर सामने आ जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। अगली गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी ऑलरेडी इन क्वेश्चन है। आज के इस कमिश्नर रावलपिंडी के जमात से मजीद उस पर सवालात उठे हैं और आगे भी जब तक ये हुकूमत रहती है उस पर ये उसकी लेजिटिमेसी जो है वो इन क्वेश्चन रहेगी, क्योंकि इंतखाबात के अंदर जो है शफाफियत को लेकर, धांधली को लेकर बहुत ज़्यादा बड़े सवालात उठ रहे हैं। आज की शो में इतना ही। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।